मैं हॉस्पिटल के मुर्दा घर में काम करती थी। एक दिन एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की लाश आई थी। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। मैं एक लड़की थी। जब मैं लाश को मुर्दा घर से ले जा रही थी कि हवा के हल्के झोंके से लड़की के चेहरे से कपड़ा हट गया और वो इतनी खूबसूरत थी कि लड़की को देखकर मेरा एक दोस्त परेशान हो गया। वो तीनों मेरा पीछा करने लगे और कहते हैं, सुनो, इस लड़की को एक बार और दिखाओ। मैंने इसे कहा, अरे तुम ये क्यों देखना चाहते हो, तुम पागल हो। लेकिन मेरे एक दोस्त ने कहा, अरे दिखाओ, वह बहुत खूबसूरत लड़की है और इतनी छोटी उम्र में मर गई है। अरे इसकी मरने की उम्र है, मुझे एक बार देखने दो। मुझे इस लड़की को देखकर ऐसा लगता है कि तभी वो मेरी तरफ देखने लगा। मेरा वो दोस्त कहने लगा, मैं इस लड़की के साथ रात गुजारना चाहता हूँ। मैंने कहा, तुम पागल हो। लेकिन हम सब मिलकर हमें मुर्दा लड़की के पास ले गए। ये देखकर वो लड़की जिंदा हो गई और हम सब, रात का वक्त था, वो तीन भी मेरे साथ थे। लेकिन फिर भी हम चारों को बहुत डर लग रहा था क्योंकि हम जो करने जा रहे थे वो प्रकृति के खिलाफ था। पर मैं उनकी बातों में आ गई थी क्योंकि वो लोग मेरे दोस्त थे और उनका मुझ पर बहुत एहसान था। हम लोग मुर्दा घर में चले गए और उस लड़की को बिस्तर के ऊपर लिटा दिया। वो लड़की बिल्कुल भी सांस नहीं ले रही थी। फिर मेरे दिमाग में एक बात आई और मैंने ऐसी बात की कि वो तीन लड़के हैरान रह गए। उन्होंने कहा, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। मैंने कहा, मेरी तरफ से तो यही डील है, अगर मंजूर है तो आगे बढ़ो। और उन्हें वो डील मान ली। लेकिन जैसे ही तीन आगे बढ़ते हैं तो हम सब अस्पताल में रहते हैं गूंजने लगती है क्योंकि वो लड़की, रात का वक्त था, हम लोग एक अस्पताल के मुर्दा घर में काम करते थे। मैं वहाँ की प्रभारी नहीं थी। मेरा नाम रागिनी है। मेरे प्रभारी महोदय थे जिनके साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी। वो बहुत ही ज़्यादा कामचोर आदमी थे। अक्सर काम के समय गायब रहते थे और अगर कभी कोई राउंड पे आता तो मैं कहती कि वो मसरूफ़ हैं, इसलिए वो मुझे कभी भी परेशान नहीं करते थे। अगर मैं छुट्टी भी करती तो वो कुछ नहीं बोलता क्योंकि मेरे पास उनका बहुत बड़ा राज था। आज भी उनको छुट्टी पर जाना था। उन्हें कहा कि मैं जा रहा हूँ और वैसे भी अब रात हो चुकी है, बाहर बारिश भी हो रही है, हमें नहीं लगता कि कोई केस आ सकता है। अगर कोई आया तो फिर तुम ही देख लेना। मैंने कहा, ठीक है सर, आप जाएं, मैं देख लूँगी। मुझे भी पता था कि कोई नहीं आएगा लेकिन ड्यूटी तो देनी थी, इसलिए मैं बाहर निकल के आकर बैठ गई, बिल्कुल उस रास्ते के सामने जहाँ से लोग अंदर आया करते थे। इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि कोई बीमार भी होता तो इस अस्पताल की तरफ नहीं आता क्योंकि इतनी तेज़ बारिश थी कि नज़र ही कुछ नहीं आ रहा था। खैर, यहाँ पे दो तीन लड़के भी बैठे थे जो इस अस्पताल में काम करते थे। मैं कोई बहुत ज़्यादा सुंदर लड़की नहीं थी, इसलिए मुझे कभी किसी से कोई ख़तरा महसूस नहीं होता था। ये तीन बड़े ही अजीब तरह के थे। किशोरों की शादी नहीं हुई थी, इनको शादी करने का बहुत शौक था। ये हमेशा लड़कियों की बातें करते थे। कभी कभी मैं भी उनके पास जाकर बैठ जाती थी और अच्छा समय गुजर जाता था क्योंकि और कोई विकल्प नहीं होता था। पूरा हॉस्पिटल रात के टाइम खाली पड़ा होता था। मरीज अपने अपने कमरे में होते थे, डॉक्टर अपने अपने केबिन में, और हम जैसे बस इधर उधर फिरते, कभी यहाँ बैठ जाते, कभी वहाँ बैठ जाते। मैं भी उनके पास जाकर बैठ गई थी। उनसे एक कहने लगा, क्या यार, हमारी भी क्या ज़िंदगी है, थोड़े से पैसे मिलते हैं, अब इतने पैसे कमाएंगे तो हमारे घर वाले हमारी शादी तो नहीं करवाएंगे। आज मेरी माँ कह रही थी कि जितने तू पैसे कमाता है इसमें गुजारा नहीं होता, तेरी शादी करवा दूँ तो वही पैसे तेरी पत्नी की सुर्खी पाउडर में चले जाएंगे, तो फिर हम क्या खाएंगे। मैंने कहा, बात तो ठीक है, कुछ करना तो पड़ेगा, वाकई इस पगार में अब गुजारा नहीं है। वो कहने लगा, समर्थ सर कहाँ गए हैं। मैंने कहा, वो चले गए अपनी पत्नी के साथ, कह रहे हैं आज उन्हें साथ डिनर करना है और हम लोग यहाँ बैठे हैं। ये भी कोई ज़िंदगी है भला, ज़िंदगी तो उनकी है, छुट्टी भी कर लेते हैं, छुट्टी के पैसे भी नहीं काटते, और हम छुट्टी कर ले तो हमारे पगार से कट जाते हैं। हम लोग यही बातें कर रहे थे जब अचानक से एम्बुलेंस वहाँ आई और उसने मुझे इशारा किया। उसने कहा, जल्दी आओ, और जल्दी जल्दी हमें लाश को बाहर निकाल के रख दिया। मैं हैरान थी कि इस वक्त केस आ गया, बाल उड़ रहा था। एम्बुलेंस वाले ने कहा, अकेली हो। कहा, हाँ, लेकिन मैं संभाल लूँगी। उसने कहा, मैं जाता हूँ फिर, मुझे भी काम है। मैंने कहा, ठीक है। मेरा जो काम था वो किसी भी लाश के बारे में जानकारी लिखने का था, कौन थी, किस समय आई, क्या मामला था, कैसे इस दुनिया से गई, क्या हुआ, और बाकी काम सर का था। लेकिन आज सर छुट्टी पे चले गए और आज ही ये काम आ गया, पर पहले भी ऐसा होता रहता था। हमारी ज़िंदगी में ये सब कुछ नॉर्मल था, हम इसी तरह के काम करते थे। मैंने एम्बुलेंस वाले को कहा था कि स्ट्रेचर पे रख दे, बाकी काम मैं कर लूँगी। उसने ऐसा ही किया। लेकिन जैसे ही मैं उस लड़की को वहाँ से ले जाने लगी, वो तीन दूर लोग जो वहाँ बैठे
बैठे हुए थे अचानक मेरे पास आ गए। उनमें से एक का नाम रवि था, एक का नाम आयुष था और एक का नाम श्याम था। मुझे लगा कि मेरी मदद करने आए हैं, क्योंकि वैसे भी तो सही ही बैठे थे। अगर मेरी मदद करवा देता तो क्या बुरा था, अभी भी तो मेरे साथ गप्पे ही मार रहे थे। लेकिन अनहोनी ऐसी बात है कि मैं हैरान रह गई। मैंने कहा क्या कहा, तो कहने लगा अभी अभी हवा चली तो इसके चेहरे से कपड़ा हटा, एक दफ़ा दोबारा चेहरा दिखा दो, ये तो कोई बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। मैंने कहा सुंदर है या नहीं, तुम लोगों को इससे क्या, अब ये इस दुनिया में नहीं है और तुम लोग ये देखने के लिए आए हो कि लड़की कैसी है। ये लड़की नहीं है, ये अब लाश है, ये ज़िंदा नहीं है और तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मुझे मेरा काम करने दो। मुझे उनकी ये बात बहुत बुरी लगी, मुझे गुस्सा आ गया। मुझे लगा कि शायद मेरी मदद करेंगे, लेकिन ये तो लड़की को देखने आए थे और ये लड़की थोड़ी थी, ये तो इस दुनिया से जा चुकी थी, अब इसे लड़की कहना भी ठीक नहीं था। खैर मैं वहाँ से जाने लगी तो वो मेरे पीछे पीछे आने लगे। यहाँ से मुर्दा खाने काफ़ी दूर था, लेकिन मैंने पहले ही स्ट्रेचर पर रखवा दिया था, बस मैं वहाँ से ले जा सकती थी, पर वो मेरे पीछे पीछे आते रहे। कहते हैं देखो हमारी बात मान लो, ये तो बहुत ही सुंदर लड़की है, देखो बेचारी इस दुनिया से चली गई, इसकी उम्र तो नहीं थी ना इस दुनिया से जाने की, एक नज़र देखने दो हमें। मैंने कहा फिर देख के क्या करोगे, यहाँ पे शौक मनाओगे, बैठकर इसके नाम का भंडारा करोगे, क्या कर लोगे, या मंदिर में जाके इसके नाम का चढ़ाओगे। बड़ी तुम लोगों को फिक्र हो रही है, सब पता है मुझे, हट जाओ यहाँ से। मैं जाने लगी कि उनको मुझे रोक लिया। उनका रोकने का अंदाज बहुत अजीब था, पता नहीं क्यों पहला दफ़ा मुझे इन तीनों से डर लगा था, जैसे कि वो तीन थे और मैं अकेली थी, और अगर इनकी कोई बात होती जिसमें वो अमल करना चाहता तो मैं उन्हें कैसे रोक सकती थी। अगर मर्द बूढ़ा भी हो तो औरत से ज़्यादा ताकत होती है, और यहाँ तो ये तीन जवान थे। मैंने कहा क्यों तंग कर रहे हो, मैं अपनी घबराहट को छुपा रही थी। मैंने कहा मुझे काम करने दो, अगर किसी ने देख लिया कि सर का काम मैं कर रही हूँ तो सर के लिए भी मुश्किल हो जाएगी और ये काम भी नहीं होगा। बस मुझे इसे वहाँ रखना है और रिपोर्ट बनानी है, उसके बाद मैं बाहर आती हूँ, फिर बातें करते हैं। उन्होंने कहा बातें नहीं, जो हमने कहा है वो हमें करने दो, हमें एक दफ़ा इस लड़की को देखने तो दो, क्या हो जाएगा तुम्हारा। मैंने कहा क्यों देखने दूँ, क्या काम है तुम्हारा। तो कहने लगे बस देखना ही तो है। मुझे समझ आ रहा था कि अगर मैं बार बार मना करूँगी तो ये और भी ज़्यादा जिद करेंगे, क्योंकि ये वही लोग हैं जिनका काम से मन करो उनको वही करना होता था। अब मैं उन्हें बार बार क्या मनाती हूँ, अगर एक नज़र देख लेते तो क्या हो जाता। मैंने कहा ठीक है, मैंने बात को थोड़ा मजाक की तरफ डाल दिया। मैंने कहा ठीक है, फिर चाय और पकोड़े मंगवा के रखो, मैं अपना काम ख़त्म करके आऊँगी तो साथ बैठ के चाय पकोड़े पियूँगे। वो तीनों इस बात पर हंसने लगे। उन्होंने कहा अरे ये भी कोई बात है, अभी मंगवा लेंगे, ज़रा एक मिनट कपड़ा तो हटाओ। मैंने कहा अच्छा। मैंने लड़की के चेहरे पर से जब कपड़ा हटाया तो हम सब लोग हैरान रह गए। ये लड़की तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, ऐसा लगता था जैसे सो रही है, अभी भी उसके चेहरे पर मेकअप लगा हुआ था, कपड़े भी उसने वैसे ही पहने थे जैसे अमीर लोग पहनते हैं, लगता है किसी अमीर बाप की बेटी थी। लेकिन जब उसको गौर से देखा तो मुझे ख्याल आया कि इस लड़की को तो मैं जानती हूँ। वो तीन अजीब सी नज़रों से देख रहे थे, कह रहे थे देखो कितनी सुंदर लड़की है बेचारी, और कितनी कम उम्र में इस दुनिया से चली गई है, बिल्कुल वैसी फिल्मों की हीरोइन होती है, ऐसी लड़कियाँ आम जिंदगी में भी होती हैं। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं होती, अपने ऊपर पैसे लगाती हैं तो ऐसी बन जाती हैं, अपना ख्याल रखती हैं, और ये तो वैसे भी अमीर बाप की बेटी है। उन्होंने कहा तुझे कैसे पता। मैंने कहा मुझे याद आ गया है, कुछ दिन पहले ये अस्पताल में आई थी। फिर मैं उनको बताने लगी कि मैंने इस लड़की को कहा देखा था, मुझे तो उसका नाम भी याद आ गया था, उसका नाम सोनिया था, ये अस्पताल में बड़ी जल्दी में ले आई थी, उसके साथ उसका बाप भी था जिसने उसका बाजू पकड़ा हुआ था, और मैं वहीं पर खड़ी थी। मैं भी जल्दी जल्दी आगे बढ़ गई। उसके बाप ने मुझे इशारा किया कि ज़रा मदद करवा दो, उसे नहीं पता था कि मेरा यहाँ क्या काम है, मैं स्टाफ हूँ। हाँ नहीं, मैं भी आगे बढ़ गई। उसने कहा इसका बाजू ज़रा अच्छे तरीके से पकड़ो। जब मैंने उसे बाजू की तरफ देखा तो मैं हैरान रह गई, लड़की ने तो आत्महत्या करने की कोशिश की थी। हम लोग उसे फ़ौरन डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर ने अपना काम शुरू किया। मैं साइड पर खड़ी हो गई। डॉक्टर मुझे भी जानती थी। उसने कहा आप मेरी मदद करवा दो, क्योंकि बिल्कुल ही सुबह का वक्त था, अभी बहुत से लोग नहीं आए थे। ये वाली डॉक्टर अच्छी थी, जो नाइट ड्यूटी ख़त्म होने के 1 घंटे बाद जाती थी। वैसे उसकी भी शिफ्ट नहीं थी, लेकिन जब कोई मुसीबत में होता था तो हमारे अस्पताल में उसकी मदद करवा दी जाती थी, और उसका
बाप एक अमीर आदमी था, इसलिए उसकी मदद तो कोई भी करता। वो कोई ऐसा गरीब कोठे वाला आदमी थोड़ी था जिसके साइड पे बैठा देता और कहता कि अभी डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर पता कर रही थी और ये लड़की बिल्कुल चुपचाप बैठी थी और उसका बाप कह रहा था मैं क्या करूं, ये इस साल में तीसरी दफ़ा हो रहा है। डॉक्टर ने कहा बिल्कुल मेरा काम है, इसलिए मुझे ज़्यादा पता है कि ये बाजू पे पहले भी बहुत कुछ करवा चुकी है, जबकि इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे भी क्या बात है, आजकल तो लड़कियां बड़ी समझदार हो गई हैं। लगता है आपकी बेटी बहुत ज़्यादा जज्बाती है। उसके बाप ने कहा मेरी एक बेटी है और मैं उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, जो कहती है वो ला कर देता हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे उस लड़के की मोहब्बत में फंस गई है। डॉक्टर ने कहा कि आप तो अमीर आदमी हैं, अगर किसी गरीब से मोहब्बत करती है तो करवा दे शादी, कल को उसको भी अपने काम में लगा लीजिएगा। डॉक्टर तो अपनी तरफ से मशवरा दे रही थी। उसने कहा कि अगर वो शादी करने को तैयार होता तो चाहे वो कोई चपरासी भी क्यों ना होता, मैं उसके साथ उसकी शादी करवा देता, क्योंकि मेरे लिए मेरी बेटी की खुशी अहम है। लेकिन वो उसके साथ शादी नहीं करना चाहता। मैं हैरान थी कि कौन पागल है जो इतने अमीर बाप की इतनी सुंदर बेटी के साथ शादी नहीं करना चाहता होगा। लगता है कोई पागल ही होगा। खैर ज़्यादा डिटेल में तो उन लोगों ने भी बात नहीं की। बस फिर वो लड़की को समझने लगे कि दोबारा ऐसा नहीं करना। देखो तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए कितना परेशान है, तुमसे प्रेम करता है, तुम उसके लिए बहुत खास हो, बहुत कीमती हो। माँ बाप ने औलाद को बड़ी मुश्किल से पाला होता है। लेकिन वो लड़की बस चुप करके सुन रही थी, कुछ जवाब नहीं दे रही थी। फिर उसको वार्ड में शिफ्ट कर दिया। डॉक्टर साहिबा ने कहा कि 6 घंटे बाद उसको डिस्चार्ज कर देना, क्योंकि उसका काफ़ी मामला ख़राब है, तबीयत ख़राब हुई है, ये ना हो कि कमज़ोरी की वजह से होश उड़ जाए। उसके बाद फिर उसको भेज देना और उसके बाप को कहो उसके लिए कोई जूस वगैरह भी लेकर आए ताकि उसकी तबीयत ठीक हो जाए। मैंने कहा कि जी ठीक है। मैंने उनको रूम में शिफ्ट किया था और उसके बाद वो लोग चले गए थे। बस इतना ही जानती थी उस लड़की के बारे में, लेकिन पूरा दिन सोचती रही थी कि कितनी खूबसूरत थी। इस बात के बारे में सोच रही थी कि उसका बाप कह रहा था कि ये जिससे प्यार करती है वो उससे शादी नहीं करना चाहता। पता नहीं कौन पागल था, उसको तो एक झटके में सब कुछ मिल जाता है। मैं तो खुद इतनी ज़्यादा फिल्में देखती थी कि मेरा अपना दिमाग ख़राब हो गया था। मैं कहती थी कि ऐसा मौका मुझे मिले तो मैं इस मौके पर फ़ायदा उठा लूँगी। एक दफ़ा यहाँ पर एक बहुत अमीर बाप की बेटी को लाया गया था। उसके साथ एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद वो कभी चल नहीं सकता था। उसका बाप कह रहा था कि मेरे बेटे की शादी थी, लेकिन लड़की वालों ने शादी तोड़ दी। अब कौन उससे शादी करेगा? मेरा तो दिल कह रहा था कि मैं बोल दूं कि जी मैं कर लूँगी शादी आपके बेटे से और हमेशा उसका ख्याल भी करूँगी, क्योंकि वो भी बड़ा अमीर आदमी था। लेकिन साथ ही उसके बेटे ने मुझे कहा कि इस औरत को बाहर भेज दो, इसकी शक्ल देख के मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। और मुझे गुस्सा आया और मैं वहाँ से चली गई। हम गरीब लोग हैं ना, हमारी किस्मत भी ख़राब होती है और हमारी शक्ल भी। हालात भी, मेरे हालात भी ख़राब थे, क्योंकि मुझे घर का पैसा देना था, बिजली के बिल देने थे और मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने तीनों को भी ये सारी बात बता दी। मैंने कहा कि अब बहुत हो गया, बस छोड़ो। मैंने फिर से उसके चेहरे पर कपड़ा करवा दिया और वहाँ से लेके मुर्दे खाने में चली गई। वहाँ के मैंने फ़ाइल निकाली और उस लड़की के बारे में लिखने लगी। एम्बुलेंस वाले को फ़ोन किया कि मिली कहाँ से, और उसके बाप को भी तक नहीं पता। तो उसने कहा कि मुझे तो फलां रोड से मिली है, अगर तुम उसके बाप को जानती हो तो फ़ोन करके बता दो। मैंने कहा कि अब उसके बाप को फ़ोन करके बताऊंगी तो वो फिर आ जाएगा और शोर डालेगा और हो सकता है उसके साथ पुलिस भी आ जाए। पुलिस केस भी बंद हो जाएगा और सर भी ड्यूटी पर नहीं है, इसलिए फिर सारा कुछ मुझे ही देखना पड़ेगा। मैंने सोचा कि सुबह सर आ जाएंगे तो फिर सुबह मैं उसके बाप को भी बता दूंगी, क्योंकि सड़क से मिली है तो उसके बाप को तो पता नहीं होगा कि कहाँ है। मैं इतनी अकेली थी, मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं था, मेरे से कोई शादी नहीं करना चाहता था और मेरी ज़िंदगी में इतना सोना पन था कि मैंने यहाँ पे आने वाले उन लोगों से बातें करना शुरू कर दी थी जो इस दुनिया से जा चुके थे। अब जैसे मैं उन लड़की से भी बातें कर रही थी, मैंने कहा कि क्या पढ़ाई थी तुम्हें अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की? तुम्हारे पास तो सब कुछ था, एक नहीं तो दूसरा मिल जाता। हम जैसों को देखो, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी हम तो आत्महत्या नहीं करते। अरे अगर गरीबों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती ना तो सारी दुनिया के गरीब आत्महत्या कर लेते। लेकिन अजीब बात है कि अमीर लोगों को ही इस तरह की हरकतें ज़्यादा आती है। खैर अब तुम तो इस दुनिया से चली गई हो, लेकिन
मैंने तुम्हें बड़ी गौर से देखा था, तुम्हारी आंखों में बड़ा दर्द था। पता नहीं कौन पागल है जिनको तुमने ये सब करने पर मजबूर कर दिया, जबकि तुम्हारे पास कर वो कितना अमीर हो जाता। मैंने जब उसको अच्छी तरह से चेक किया तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा कि इतने अमीर बाप की बेटी हो, ना हाथों में सोने की कोई अंगूठी, ना कानों में सोने की कोई चीज़। अरे तुम्हारे पास तो हीरे के गहने होने चाहिए थे। अगर मैं उतार भी लेती तो किसी को क्या पता चलता, कह देती कि जहाँ से मिली थी वहाँ से ऐसे ही मिली थी। और तुम हो कि तुमने कुछ भी नहीं पहन रखा। ये क्या किया तुमने? अगर कुछ मिल जाता तो मेरे मसले हल हो जाते। अभी मैं बोल ही रही थी कि अचानक से दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी और मैं बुरी तरह से डर गई। इतनी बुरी तरह डर गई कि बता नहीं सकती। मैंने जल्दी जल्दी उसके ऊपर कपड़ा किया और अपने आप को थोड़ा आराम किया। फाइल को एक तरफ रख के दरवाजे के पास गई और मैंने कहा, कौन? तो जिसकी बाहर से आवाज़ आई, उसकी आवाज़ सुनकर मैं हैरान रह गई। वो कोई और नहीं बल्कि रवि था, जो इससे पहले कभी भी मुर्दा घर में नहीं आया था। क्या अस्पताल का मुर्दा घर बड़ा ही खौफनाक था, क्योंकि पुराने ज़माने का बना हुआ था। बाकी हॉस्पिटल की बिल्डिंग को नया बना लिया गया, लेकिन मुर्दा घर पर किसी ने ख्याल नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पर मुर्दों को ही लाया जाता है। और ऐसा कौन सा काम होता है जिसके लिए जगह को ठीक किया जाए। बस सिस्टम ठीक था, बाकी दीवारें भी अजीब सी थी और माहौल भी अजीब सा लगता था। हमें तो यहाँ काम करने की आदत हो गई थी, इसलिए हमें डर नहीं लगता था। मैंने कहा, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो कहने लगे, ये तुम्हारा कमरा नहीं है, अस्पताल की जगह है, दरवाज़ा खोल के बात करो। मैंने कहा, तुम्हारा इधर क्या काम है, पहले ये बताओ। फिर मुझे पता चला कि वो अकेला नहीं आया था, उसके साथ शाम और आयुष भी थे। मुझे अब तीनों पर गुस्सा आ रहा था कि ये यहाँ तक चले आए थे। क्या मुझे दरवाज़ा खोलना चाहिए था? मैंने कहा, बस चलो यहाँ से, मेरा काम है। जबकि मेरा काम तो ख़त्म हो गया था। मैं पूरी रात तो यहाँ नहीं खड़ी रह सकती थी। मैं जैसे ही बाहर निकलती उन्हें मुझसे कहना था, क्योंकि उनको कोई ना कोई बात तंग कर रही थी जो अब उन्हें अपनी ज़ुबान पर लानी थी। फिर मैंने दरवाज़ा खोल दिया और मैंने दरवाज़ा ऐसे खोला कि वो लोग अंदर नहीं आ सकते थे। कहने लगे, क्या कर रही हो? मैंने कहा, तुम्हें नहीं पता यहाँ क्या होता है? अच्छा बोलो, क्या काम है? अनहोने के लिए एक काम रवि को है। रवि का जो तुम्हें पता ही है ना, कितना मोहब्बत करने वाला, पता ही है ना कितना मोहब्बत करने वाला आदमी है। मैंने कहा, मोहब्बत करने वाला आदमी है तो यहाँ पे उसने किससे मोहब्बत करनी? क्या काम है इसको? उसने कहा, बात बड़ी अजीब सी है, लेकिन इसमें हम सबका फ़ायदा है। अगर तू हमारे साथ मिल जाए तो तेरा भी फ़ायदा हो जाएगा। हमें पता है कि तू पिछले 3 महीने से अपने घर का किराया नहीं दिया है और बिजली का बिल भी नहीं दिया, और तेरी बिजली भी कट जाएगी। फिर इतनी गर्मी में तू क्या करेगी? मैंने कहा, मेरे मसले मत बताओ, अपनी बात करो कि यहाँ आए क्यों हो। तो उसने कहा, वो जो लड़की है ना सोनिया, उस पे रवि का दिल आ गया है। वो कहता है कि बड़ी ही खूबसूरत है, बस थोड़ी देर के लिए तू रवि को अंदर छोड़ दे और ख़ुद बाहर आ जा। मैंने कहा, क्या मतलब? मुझे अचानक से उनकी ये बात समझ नहीं आई, क्योंकि मेरा दिमाग इस तरफ नहीं जा रहा था जिस तरफ उनका दिमाग ख़राब हो गया था, इसलिए मुझे फ़ौरन से समझ नहीं आया। मैंने कहा, क्यों, क्या लड़की के साथ क्या करना है? उसने कहा, वही जो अभी वो अपनी आधी बात भी नहीं कर पाया था कि मुझे समझ आ गई थी, और मैं अचानक से हैरान रह गई कि उसने ये बात कैसे कर दी। मैंने कहा, दिमाग ठीक है तुम लोगों का? कैसी फजूल बात सोची है तुम लोगों ने? मैं ऐसा कभी भी नहीं करने दूंगी। हट जाओ यहाँ से, चलो निकल जाओ। मुझे पहले से ही तुम लोगों पर शक था। वैसे मेरे दिल के अंदर कोई चीज़ टूट भी गई थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शायद लोगों की मेरे लिए नीयत ख़राब है, लेकिन उन्हें मेरे से ज़्यादा एक मुर्दा लड़की को प्राथमिकता दे दी थी। अब इसके बाद मैं क्या सोचती हूँ कि मैं कोई काबिल भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने ये बात तो किसी से नहीं की ना। मैं तो नहीं बता सकती थी कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। मैंने कहा, मुझे तुम लोगों की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं। उन्होंने कहा, क्या चल जाएगा, कुछ भी तो नहीं होगा, और वैसे भी आज हॉस्पिटल में कोई है भी नहीं, मौसम भी ख़राब है, बस आधे घंटे की बात है। मैंने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर किसी को पता चल गया, उन्होंने कहा, किसी को भी पता नहीं चलेगा, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, और अगर किसी ने देख भी लिया या किसी को पता भी चल गया तो हम कहेंगे कि हम कमरे की सफाई कर रहे थे और तेरा नाम तक नहीं आएगा। तो बीच में से निकल जाना और कहना कि मुझे नहीं पता, मैं तो कोई चीज़ लेने गई थी, पता नहीं ये लोग कब अंदर चले गए, बाकी हम अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लेंगे, तेरा नाम नहीं आने देंगे। मैंने कहा, जब सर आ गए ना और उन्हें देख लिया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो फिर तुम लोग ऐसे भागोगे गधे के सिर से सींग, और मैं फंस जाऊंगी। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती, और वो भी तुम लोगों के लिए। मुझे क्या मिलेगा? मैंने ये बात इसलिए नहीं की थी कि मुझे कुछ चाहिए था, मैं तो इसलिए कह रही थी कि इनकी ज़रूरत है मैं अपनी नौकरी ख़तरे में डालूं, लेकिन उन्हें
एक अजीब सी बात कर दी। उन्होंने कहा, अभी चेहरा दिखाने के बदले तो हमसे पकोड़े और चाय मांग रही थी, तो जाहिर है इसके बदले तो तुझे कुछ बड़ा चाहिए होगा, तो जो भी कहेंगी हम तुझे दे देंगे। मैंने कहा, तुम लोग मुझे क्या दोगे और कहाँ से दोगे, तुम लोग तो खुद चिल्लर पार्टी हो। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं, ऐसी बात नहीं है, जो तू कहेगी हम पूरा कर देंगे, बता तुझे क्या चाहिए। मैं सोचने लगी कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए। वैसे सौदा तो बुरा नहीं था, अगर मैं लोगों से कह देती हूँ कि ये मेरे घर का सारा फायदा दे दे तो मेरी बहुत बड़ी मुसीबत खत्म हो जाती है, नहीं तो मकान मालिक ने मेरा सामान उठा के बाहर फेंक देना था। और ये तो आप लोगों को भी पता है कि इस देश में घर नहीं मिलता। मैंने कहा, मेरे घर का सारा किराया और बिजली का बिल दे सकते हो। उन्होंने कहा, हाँ दे देंगे, हम सारे मिलके पैसों का इंतजाम कर देंगे। वैसे भी तू कौन सी अच्छी जगह पे रहती है जो तेरा कोई इतना ज़्यादा किया होगा। बात वैसी ही थी, किराया तो ज़्यादा नहीं था, लेकिन गांव में मेरे माता पिता होते थे, मुझे उनके लिए पैसे भेजते थे, अपने लिए कुछ नहीं बचता था। मैंने कहा, 1 मिनट में सोच के बताती हूँ। मैं वापस अंदर चली गई और उनको कहा, 5 मिनट बाद आपको बताती हूँ। मैंने दरवाज़ा भी बंद कर दिया था कि कहीं ये लोग पीछे ना आ जाए, क्योंकि हमारा वक्त उनका दिमाग ख़राब था, ये कुछ भी कर सकते थे। मैंने एक नज़र उस लड़की की तरफ देखा और मैंने कहा, इसका कुछ नहीं जाएगा ना मेरा, लेकिन अगर मेरे मसले हल हो जाएं तो क्या बुरा है। गरीब आदमी का यही मसला होता है कि उसकी मजबूरी सिर्फ पैसा ही होता है। आजकल वो ज़माना है कि कोई किसी का भला नहीं सोचता, और फिर इंसान भला सोचे तो किसका सोचे, दूसरे इंसान का। आज कल तो कोई ज़िंदा इंसान का भला नहीं सोचता, फिर ये कौन सी जिंदा थी। इसलिए मैंने कहा, वक्त मेरे पास कम है, सुबह होने वाली थी, क्यों ना जो ये कहते हैं वो मान लूँ, मेरा क्या जाएगा। और फिर वो कह रहे थे कि अगर कोई मसला हुआ तो अपने सिर पे ले लेंगे, और मैंने उनसे कहा, पैसे का इंतज़ाम जल्दी करो क्योंकि मैं पहले पैसे लूँगी। वो कहने लगे, ठीक है, हमें 1 घंटा दे दो। मेरी बात सुन के बड़े खुश हो गए और कहीं बाहर चले गए। 1 घंटे के बजाय आधे घंटे बाद वापस आ गए और पैसे निकाल के मेरे हाथ पर रख दिए। इतने पैसे थे कि 3 महीने का किराया, बिजली का बिल पूरा हो जाता, थोड़े पैसे भी बच जाते। मैंने कहा कि लेकिन तुम लोगों को अकेला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि सिर्फ आधे घंटे का ही वक्त होगा और मैं खुद भी अंदर जाऊंगी। वो कहने लगी कि तुम क्या करोगी, तो मैंने कहा कि मैं साइड पर बैठ जाऊंगी। उसने कहा कि ठीक है चलो, अब जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं भी अंदर चली गई और वो लोग भी अंदर आ चुके थे। मैंने कहा कि दरवाजे को बंद कर दो। अभी भी वो उसकी तारीफ कर रहे थे। मैंने उसके चेहरे के ऊपर से कपड़ा हटा दिया और मैंने कहा कि ठीक है। मैं एक तरफ पे जाके बैठ गई। यहाँ पे वो शेड्स पड़े थे जो अस्पतालों में पड़े होते हैं, जिनको लोग आगे रख देते हैं और पीछे के कुछ दिखाई नहीं देता। मैं उधर पीछे जाके बैठ गई और पैसे गिनने लगी। लेकिन अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि मुझे उन तीनों से चीखने की आवाज़ आई। ऐसी चीखें थी कि मेरी भी जैसे जान निकल गई। मेरे हाथ से पैसे भी गिर गए। जब मैं बाहर आई तो सामने का मंजर देखकर मुझे ऐसा लगा कि मैं भी मर जाऊंगी, क्योंकि वो लड़की जिसे हम मुर्दा समझ रहे थे वो तो उठकर बैठी थी। उसके मुंह से अजीब सी आवाज़ें निकल रही थी। उसने मुंह खोला हुआ था और आंखें फटी हुई थी। वो उन लड़कों की तरफ बढ़ने लगी। मेरी तरफ देखा तो मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। हमारी तो जैसे जान निकल गई। दरवाजे को लोग हमने लगाया था। हमारे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। फिर रवि ने भाग के दरवाज़ा खोल दिया और वहाँ से हम ऐसे भागे कि अस्पताल से ही बाहर निकल गए। लेकिन जब पलट के देखा तो पता चला कि शाम हमारे साथ नहीं थी। हम हैरान रह गए कि वो बाहर चला गया। रास्ते में कहीं गिर तो नहीं गया, पर वो पीछे भी नहीं था। हम लोग वापस नहीं गए, बल्कि वहाँ से अपने अपने घर चले गए, क्योंकि पता था कि अब कुछ बुरा ही होगा और हम इस मामले में नहीं रहना चाहते थे। सुबह से सर मेरे नंबर पर फ़ोन कर रहे थे। मैं फ़ोन नहीं उठा रही थी, लेकिन मुझे जाना तो था ही। मैं फिर चली ही गई तो ये खबर मिली कि शाम इस दुनिया में नहीं है। वो इतनी बुरी तरह डर गया था कि उसका दिल ही बंद हो गया और वो इस दुनिया से जा चुका था। सब पूछ रहे थे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन मैं ये देख रही थी कि लड़की कहाँ थी, क्योंकि लड़की वहाँ पे थी ही नहीं। उनको कहा कि मुर्दा खाने में कुछ पैसे गिरे थे। मैंने कहा कि हाँ वो मेरे हैं, मेरी जेब से गिर गए थे। वैसे तो मैंने उठा लिया, अब हम किसी को कुछ भी नहीं बताना चाहते थे। मैंने कहा कि सर मुझे नहीं पता ये वहाँ पे क्या करने गया था और उसको क्या हो गया, क्योंकि उसका तो वहाँ पे कोई काम नहीं। अस्पताल में डॉक्टर उनको कहा कि इसको हार्ट अटैक आया है, उसका दिल बंद हो गया था। अब हार्ट अटैक एक ऐसी बीमारी है जो किसी को भी आ सकती है, इसमें कोई किसी का जिम्मेदार तो नहीं होता। शाम ताऊ इस दुनिया से चला गया। हम सब भी उदास थे, हमारे दिल भी परेशान थे, क्योंकि ये सब कुछ हम लोग मिलकर
कर रहे थे। शायद हमें सज़ा मिली थी, लेकिन हम सब बच गए। अभी तक समझ नहीं आ रहा कि कैसे वो इस दुनिया से चली गई और फिर वापस भी आ गई। ऐसा कैसे हो सकता था? जब कोई यहाँ पे किसी को लेके आता है और कहता है कि ये इस दुनिया में नहीं है, तो फिर हम उसको चेक नहीं करते, क्योंकि जाहिर है वो दुनिया से जा चुका होता है, तभी तो यहाँ पे आता है। ये बात सच थी कि मैंने उसको ठीक तरह से चेक नहीं किया था, लेकिन वो जिस तरह से पड़ी थी, एक सामान्य इंसान ऐसा नहीं पड़ा हो सकता था। बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी। उसका और क्या मतलब था? कुछ दिन के बाद मैंने 2 डॉक्टरों को बातें करते हुए सुना कि मशहूर बिजनेस टाइकून की बेटी सोनिया ने ना जाने कोई अजीब सा जहर खा लिया, जो बाहर के मुल्क से उसने मंगवाया था, जिसमें इंसान को बिल्कुल भी दर्द नहीं होता और वो इस दुनिया से चला जाता है। लेकिन उस पर ठीक तरह से असर नहीं हुआ। उसकी जान तो बच गई है, लेकिन अब वो कभी भी अपने जोड़ों पर चल नहीं सकती। उसकी हालात बड़ी बुरी है। उसने कहा है कि जो मेरी बेटी को ठीक करेगा, मैं उस डॉक्टर को मुँह मांगी इनाम दूंगी। इसलिए हम लोग भी वहाँ जा रहे हैं। तो ये मामला था कि उसने बाहर से कोई जहर मंगवाया था। मैं भी एक डॉक्टर के साथ चली गई कि मैं आपकी मदद करूंगी। जब उस लड़की को देखा तो हैरान रह गई। वो बिस्तर पे पड़ी थी, बोल भी नहीं सकती थी। उसने मुझे देखा तो उसकी आंखों में भी फटी रह गई थी, लेकिन वो कुछ बता नहीं पा रही थी। मुझे उसे देखकर बड़ा बुरा लगा और अपने किए पर बड़ा अफसोस हुआ। जो पैसे मैंने वहाँ से उठाए थे, वो उन लोगों को वापस कर दिए। मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए थे। मेरी इस मामले में जान बच गई। यही बड़ी बात थी कि अगर मेरा नाम आ जाता तो फिर मेरी ये नौकरी भी चली जाती। उन लोगों के चेहरे पर भी शर्मिंदगी थी। वो भी समझ गए थे कि हम लोग बुरा कर रहे थे और फिर शाम का इस दुनिया से अचानक चला जाना कोई छोटा हादसा नहीं था। बस इसके बाद हमने भगवान से माफ़ी मांगी और हमें अपने किए पर बड़ी शर्मिंदगी हुई। कोशिश कर रही हूँ कि ये काम छोड़ दूँ, कोई और नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि मैं जब भी इस मुर्दा खाने में जाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि सोनिया वहाँ पे है। अजीब बात है ना कि ऐसे लोगों से मुझे कभी डर नहीं लगेगा जो इस दुनिया में नहीं था, लेकिन अब एक ऐसी लड़की से डर लगता है जो है तो इसी दुनिया में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे पीछे खड़ी है। क्या ये मेरे अंदर का पछतावा है जो मुझे डर बन के डरा रहा है? दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।